जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सहिष्णुता की यानी टॉलरेंस की। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि सहिष्णुता या टॉलरेंस है क्या। तो सामान्य अर्थों में यदि मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति जो आपके जैसा ना हो, ठीक है, आप उसकी आदतों से सहमत ना हो, उसके विचारों से सहमत ना हो, उसके मतों से सहमत ना हो, उसके व्यवहारों से सहमत ना हो, या उसके कोई सिद्धांत है या आपके कोई सिद्धांत है वो उसको पसंद ना हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आप उसको यदि सहन करते हैं, ठीक है, आप उसको यदि सहन कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा, वो एक सहिष्णुता कहलाएगी, ठीक है। तो ये सामान्य अर्थ में है सहिष्णुता है क्या। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि सहिष्णुता को किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो सहिष्णुता होती क्या है, एक योग्यता होती है या एक प्रकार की क्षमता आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि दूसरे के मतों को, जो आपसे भिन्न हो, उनके व्यवहार को, उनके सिद्धांतों को क्या करते हैं, सहन करने का प्रयास करते हैं या सहते ही हैं, क्योंकि आप लोक सेवक हैं, आपको सहना ही होगा, ठीक है। तो सहन करने का प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ ही यही होता है सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करना। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। जैसे हमने समानुभूति में समझना अंडरलाइन किया था, तो आप इसमें सहन करना अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं किन किन आदतों को किया सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति की कुछ आदतें हो सकती हैं, कुछ विचार हो सकते हैं, धर्म हो सकता है उसका, राष्ट्रीयता हो सकती है। यदि इनमें भिन्नता हो, ठीक है, और यदि आप विरोध कर रहे हैं या वो आपका विरोध कर रहा है, तो आप उसकी भावनाओं को समझें और समझने के बाद उसको सहन करने का प्रयास करें या सहन ही करें। तो वो क्या कहलाएगा, टॉलरेंस कहलाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें व्यक्ति का व्यवहार होना कैसे चाहिए। एक लोक सेवक होने के नाते आपका उसमें व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें होना क्या चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए आपका व्यवहार जब आप सहिष्णुता की बात करें, ठीक है। आपका न्यायोचित होना चाहिए, सम्मानपूर्ण हो, और इस तरीके से जो यदि आप मनोवृत्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठता मतलब आप जान लें, इसमें होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है वो निर्णय करते समय कुछ आधार होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विचारधारा हो गई, कल्पनाएं हो गई, दृष्टिकोण हो गया, ठीक है, कोई रूढ़ धारणा हो सकती है, कोई पूर्वाग्रह हो सकता है। तो इन आधारों से मुक्त होकर उनको छोड़ दे और क्या करे कि जब भी निर्णय ले, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, तथ्यात्मक आधार पे होना चाहिए या तार्किक आधार पे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है मानने के लिए इसमें बाध्य हो जाता है, और निर्णय जो होता है वो वस्तुनिष्ठ इसमें कहलाता है। तो ये ध्यान रखें कि वस्तुनिष्ठता ये होती, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, एक बार आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। न्यायोचित होना चाहिए, मतलब न्याय से परिपूर्ण होना चाहिए और सभी के लिए मान्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, और सभी के लिए सम्मानपूर्ण हो। तो ये ध्यान रखें, मनोवृत्ति मैंने पढ़ाई दी है, ठीक है। थर्स्टन के अनुसार आप जाके देख भी सकते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में या विपक्ष में आप कह सकते हैं सकारात्मक या नकारात्मक भावों को, ठीक है, जो होते हैं भाव, उनको मनोवृत्ति कहते हैं। स्मॉल परिभाषा, बहुत छोटी सी परिभाषा थर्स्टन की है, आप इसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो हम सहिष्णुता पढ़ रहे हैं ये कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। मुख्य रूप से पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। यदि आप देखें तो नकारात्मक सहिष्णुता और दूसरा हो जाएगी आपकी सकारात्मक सहिष्णुता, ठीक है। अब देखिए नकारात्मक सहिष्णुता क्या है, तो बहुत ही आसान शब्दों में यदि समझना चाहें तो इसमें होता क्या है कि आप जो विरोधी व्यक्ति हैं, विरोधियों को सहन करने की क्षमता या योग्यता, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था योग्यता है, क्या है, सहिष्णुता क्या है, एक प्रकार की योग्यता या क्षमता होती है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि विरोधियों को सहन करने की क्षमता या योग्यता, पर इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि व्यक्ति इसमें तटस्थ रह सकता है, ठीक है, और असंवाद की स्थिति इसमें हो सकती है, पर कार्य जो होगा विरोधियों को सहन करने का ही होगा इसमें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा यदि बात करें सकारात्मक सहिष्णुता में होगा क्या, दोनों में सेम चीज़ें चलेंगी, पर एक चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाएगा कि विरोधियों को सहन करने के साथ साथ होगा क्या कि विचारों को सम्मान करना, दूसरा व्यक्ति जो है उसके विचारों का सम्मान करना, समझना,
यदि पक्ष तार्किक हो, सकारात्मक हो, वस्तुनिष्ठ हो, तो उसको क्या करना, स्वीकार करना। ये क्या कहलाएगा, सकारात्मक सहिष्णुता। और यही सहिष्णुता हमें क्या है, आवश्यक है। तो लोक सेवक को सकारात्मक सहिष्णु होना बहुत ही आवश्यक है। सहिष्णु हो फिर भी चल सकता है, पर यदि आप सकारात्मक सहिष्णु हैं तो और भी अच्छा है इसमें। ठीक है, अब वर्तमान स्वरूप देख लेते हैं। इसमें क्या है, दो प्रकार की हैं, समझ चुके होंगे आप, नकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, एक में सहन करने की केवल क्षमता और योग्यता होती है, व्यक्ति तटस्थ रहता है, असंवाद की स्थिति इसमें रहती है, बस ये ध्यान रखें। ठीक है, और दूसरे में क्या रह जाएगा आपका, सहन करने के साथ साथ विचारों को सम्मान भी किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा और तार्किक आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, आसानी से समझ गए होंगे आप। चलिए अभी देख लेते हैं कुछ वर्तमान स्वरूप क्या हैं। तो अभी सहिष्णुता के कुछ स्वरूप आपको नजर आएंगे। जैसे आप धार्मिक सहिष्णुता की बात कर लें, इसके साथ साथ जातियों के साथ हो सकता है, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, किन्नर और कुछ एलजीबीटी जो समुदाय के जो लोग हैं, शरणार्थी के मामले हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनके संबंध में भी जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, इनमें भी आजकल कुछ सामने कुछ मामले आ रहे हैं, उनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, लिखने के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिरकार सहिष्णुता के लाभ क्या होंगे। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोक सेवक के लिए क्यों जरूरी है वो आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी ये जान लें कि इसके लाभ क्या होते हैं। यदि सहिष्णु होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो लाभ देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला इसमें मैंने लिखा है कि नवीन एवं मौलिक विचार की प्राप्ति होगी। ठीक है, जब व्यक्ति सहिष्णु होगा, दूसरे के विचारों को समझेगा, उसको जानने का प्रयास करेगा। आप एक चीज़ देखेंगे, जब भी आप कोई नई चीज़ आपको मिलती है तो उसमें होता क्या है कि आपका किसी दूसरे व्यक्ति से द्वंद्व होगा, आप उससे बातचीत कर रहे होंगे या कोई प्रश्न पे विवाद चल रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हो क्या रहा होगा कि आपको कुछ न कुछ उस व्यक्ति से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही नवीन और मौलिक विचार की बात की जा रही है। भले आपका दूसरे व्यक्ति से द्वंद्व चल रहा हो। ठीक है, जैसे आप वाद विवाद में ही देखें तो वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही होती है, पर आपस में जब एक दूसरे के प्रश्नों को काटा जाता है, उसमें कुछ नए विचार भी उत्पन्न होते हैं, नए विचार भी सामने आते हैं, मौलिक विचार भी सामने आते हैं। तो उनको आप जो है ग्रहण कर सकते हैं और उनमें नए सुधार के साथ आप समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नवीन एवं मौलिक विचार की प्राप्ति आपको सहिष्णुता से होगी। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, प्रेरणादायक होगा। प्रेरणादायक कैसे होगा, समाज में व्यवहार परिवर्तन में सहायक होगा। ठीक है, जब आप सहिष्णु होंगे, लोगों के विचारों को समझेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे आप आचार विचार करेंगे वैसे समाज में जो लोग होंगे वो आपको देखकर अपने व्यवहार में क्या करेंगे, परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या होगा कि चिंतन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा कि व्यक्ति जब विचारों को समझने लगेगा, उन पर तार्किक आधार अपना बनाने लगेगा, तो होगा क्या, व्यक्ति चिंतन करने लगेगा और जो आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, आप क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 19 में इसका वर्णन है। यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें बढ़ावा मिलेगा यदि आप सहिष्णु हैं। ठीक है, नैतिक प्रगति में सहायक है। ठीक है, यदि आप सही तरीके से सहिष्णु हैं, ठीक है, आपके विचार सही हैं, आप दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, ठीक है, लोगों की इज्जत करना जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोक सेवक बन गए और कोई वृद्धजन, कोई अल्पसंख्यक या कोई ऐसी निम्न जाति से संबंध रखता है कोई व्यक्ति आपके पास आ गया तो आप उसको धुतकार कर भगा दें। ठीक है, आप में नैतिक नियमों, नैतिक सिद्धांतों के साथ साथ नैतिक आपकी प्रगति भी इसमें होगी और आप अपने सम्मान को भी सही तरीके से बरकरार रख पाएंगे। तो नैतिक प्रगति में भी ये सहायक होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देख लें आतंकवाद एवं नक्सलवाद में कमी आएगी। तो कैसे आएगी इसमें आतंकवाद एवं नक्सलवाद में, ठीक है, क्योंकि आप विचारों में परिवर्तन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके विचारों को आप समझ पाएंगे कि आतंकवादियों को चाहिए क्या, ठीक है, उनकी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उनके घर में कोई ऐसी स्थिति खराब है जिसके कारण वो ऐसा काम कर रहे हैं। नक्सलवाद में देख सकते हैं, जैसे आज सरकार आप देखें तो उनके लिए रोड, स्कूल्स और बहुत सारे अस्पताल, ऐसे प्रोग्राम्स चला रही है। ठीक है, तो उनकी भावनाओं को समझने का भी आपको काफ़ी इसमें मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये आतंकवाद और नक्सलवाद में कमी आप इसमें लाभ में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। ठीक है, जब आप सहिष्णु होंगे, आप अपने देश में तो सही रहेंगे ही, इसके साथ साथ दूसरे देशों के साथ, जैसे आप देख लें मोदी जी अभी
सभी देशों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ अच्छी तरीके से उनका विचार है, उनकी भाषा में जाकर वहाँ वो बोलते भी हैं जब कुछ स्टार्ट करते हैं, भले उनको भाषा ना आती हो, उनके विचारों से सहमत होते हैं लोग, ठीक है, और उनके लिए कुछ नई चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, यदि वो गलत हैं तो उनसे भी सीखते हैं और हम उनसे भी आदान प्रदान अपने विचारों का करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी हो पाएगा। तो ये सहिष्णुता के लाभ हैं, कुछ बिंदु हैं, आप इन्हें आसानी से एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी कि लोक सेवकों हेतु आवश्यकता इसकी क्यों है। अभी हमने पढ़ा इसके लाभ क्या हैं, और यदि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो आपको ये आवश्यक है कि आप ये जानें कि लोक सेवकों हेतु सहिष्णुता कितनी आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अभी तो हमने समझ लिया है, फिर भी आप इसको देखने का प्रयास करें कि भारत की विविधता में एकता की भावना की रक्षा हेतु, ठीक है। अब देखिए, यदि आप लोक सेवक बन जाते हैं तो आप अलग अलग जगह जाएंगे जहाँ पर आपको ST SC समुदाय के लोग भी मिलेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग मिलेंगे, क्योंकि भारत क्या है कि विविधता में एकता की एक बड़ी मिसाल है, ठीक है। यहाँ अलग अलग जाति के लोग, लिंग के लोग, भाषा के लोग, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि उनकी भावनाओं की रक्षा हेतु आपको सहिष्णु होना बहुत आवश्यक है। तो ये ध्यान रखें, पहला बिंदु था। वंचित वर्ग, दीनहीन वर्ग की मनोवृत्ति समझकर नीतियों का क्रियान्वयन हेतु आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब उनके साथ आप रहेंगे, उनके साथ उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, कुछ जो नीतियाँ बनाएंगे सरकार के लिए, जो आप प्रपोजल्स देंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, आप काफ़ी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें सहिष्णुता के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक जो विवाद होते हैं उनके निपटारे हेतु आप सहिष्णुता आपको आवश्यक होगी, ठीक है। तो लोक सेवकों हेतु क्या होगा, सामाजिक विवादों के निपटारे हेतु आवश्यकता होगी किसकी, सहिष्णुता की। ये ध्यान रखें, जब सामाजिक जो विवाद चल रहे होते हैं आप देखें, ठीक है, यदि आप मान लीजिए कोई आप नायब तहसीलदार आप हो गए, ठीक है, या आप SDM आगे चल के बनेंगे, तो उसमें देखेंगे कि आपको क्या होगा कि जो सामाजिक विवाद हैं उनको भी निपटारा करने का आपको मौका मिलेगा। तो आप सहिष्णु यदि रहेंगे तो आप विवादों का सही तरीके से निपटारा कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें वर्ग संघर्ष को रोकने हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। वर्ग संघर्ष को रोकने में क्यों महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यदि आप सभी वर्गों की भावनाओं को समझेंगे, ठीक है, उनके धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी जाति के समझने का सही तरीके से प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, आप उनके लिए सही तरीके से नियम बना सकते हैं, ठीक है, उनके लिए सही तरीके से कार्य कर सकते हैं, और वर्ग जो संघर्ष हो रहा है उसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संवैधानिक वातावरण तैयार करने हेतु ये काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। जो संवैधानिक वातावरण से क्या तात्पर्य है इसमें, तो जो संविधान में जो वर्णित हैं उद्देश्य हैं उनको भी पूर्ति करने में आप सहायता कर सकते हैं, और संविधान के अनुरूप भी कार्य करने में, लोगों के साथ जुड़कर काम करने में, जन सहभागिता में आप काफ़ी मदद कर पाएंगे, ठीक है। वही अगला बिंदु है आपका, जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु, ठीक है। जब सहिष्णु रहेंगे तो आपसे लोग भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उनके लिए आप काम करने का प्रयास करेंगे, और नई नई जो जानकारियां हैं, जो नवीन जो शोध होंगे वो सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 पॉइंट आपके इसमें हो गए कि आवश्यकता आखिरकार क्यों। अभी एक इसमें ध्यान देने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर सहिष्णुता का है, पर इसमें असहिष्णुता भी जानना आवश्यक है। जैसे हमने समानुभूति के साथ सहानुभूति भी पढ़ा था, तो असहिष्णुता भी जानना आवश्यक है, ठीक है। वहाँ हमने बात की थी सहिष्णुता में सहन करना, और यहाँ हमने असहिष्णुता में बात की है सहन ना करना, ठीक है। इसे असहनशीलता भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें होता क्या है, अब किनको नहीं सहना है, ठीक है। सामाजिक व्यवहार जो हो रहे हैं, ठीक है, धर्म या विचारधारा हो सकती है, कोई खान पान हो सकता है, ठीक है। तो इन सब में क्या है, वही चीज़ है जो बताया हमने कि विचार हो सकते हैं। स्टार्टिंग पे आप यदि देखें, ये इन सभी की ही बात करता है। आप इसमें देखें, स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको, आदतें हो सकती हैं, विचार हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं, राष्ट्रीयता हो सकती है, ठीक है, आपके उसमें मत हो सकते हैं, व्यवहार हो सकते हैं, कुछ सिद्धांत हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को सहन करना सहिष्णुता है, और इन्हीं को जब आप नहीं सहन करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो असहिष्णुता कहलाएगा। वो इसीलिए मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये खान पान हो गया, धर्म विचार हो सकते हैं, सामाजिक व्यवहार हो सकते हैं, इनको सहन ना करना ही क्या कहलाता है, असहिष्णुता कहलाता है।
अब देखिए कुछ मामले थे जो असहिष्णुता, कुछ दिन पहले इंटॉलरेंस की जो बातें चल रही थी उनमें कुछ मामले सामने आए थे, ठीक है। जैसे आप देखें अवार्ड वापसी का कुछ मुद्दे बीच में सामने आए थे, आप लोगों ने इसको देखा होगा। इसके साथ साथ देखें तो जो अभिनेताओं के कुछ बयान आते रहते हैं इसके संबंध में ही। इसके साथ साथ देखें जो चर्चित अखलाक केस था वो भी सामने आया था, वो खान पान से ही संबंधित था, ठीक है। दादरी का केस था यूपी का, यदि आपको याद हो तो आप एग्ज़ाम में इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वैसे राजनीतिक मुद्दे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन पे प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। अवार्ड वापसी हो गई, अभिनेताओं के बयान हो सकते हैं, चर्चित अखलाक केस हो सकते हैं। इसके साथ साथ गौरी लंकेश केस जो विचार एवं अभिव्यक्ति से संबंधित था, आप देखें वो एक जर्नलिस्ट थी, ठीक है, तो उनकी हत्या हुई थी। तो ये इस तरीके से कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप अपने एग्ज़ाम में निष्कर्ष लिखते समय कोट कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता भी देंगे, ठीक है। तो ये रहा सहिष्णुता और असहिष्णुता को भी साथ में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं 23 वीडियोज़ हैं जो एथिक्स के सीरियल वाइज हैं, आप एक तरफ से देखने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी इसमें, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स हैं, आप जल्दी से इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, पर यह है कि आप एक बार इन्हें ज़रूर वीडियो के साथ ज़रूर देख लें। इसके साथ साथ यदि आप इनके नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं बना रहे हैं तो आपके पास यदि कोई बुक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, साथ में इन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो इसका सेकंड वीडियो है उसमें चिंतक हैं, सभी चिंतकों को जो 3 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे आपके उनके हिसाब से बनाया गया, कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स है उसमें जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो सेकंड वीडियो जो पहला आप देखेंगे, उसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसमें सभी चिंतक हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लें, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि आने वाले समय में जब चिंतकों की एक साथ सीरीज होगी तो फिर उसमें आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद आपका भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है और भ्रष्टाचार, ठीक है। इसके बाद एक करुणा वाला है, वो छोटा सा लेक्चर है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, जब भी समय मिलेगा ये आसानी से समाप्त हो जाएंगे। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको केस स्टडी समझने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ये जो बिंदु हैं ये आप आसानी से समझ चुके होंगे। और एक दिन में मैं आपको बता दूंगा या वीडियो आप सामने आके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस किस प्रकार से आप केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, यदि आप ये सभी बिंदु आप सही तरीके से समझ लेते हैं, यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो आपको काफ़ी आसानी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और लॉकडाउन का सही फ़ायदा उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।